So hello all, welcome to my YouTube channel, Current Affairs Warriors. So today we will learn about the electoral bonds and start करेंगे हम जो न्यूज़ में आ जाए। तो न्यूज़ में आया है कि कल का था न्यूज़ कि सुप्रीम कोर्ट ने इसको अनकॉन्स्टिट्यूशनल डिक्लेयर कर दिया है। तो फर्स्ट हम न्यूज़ के बारे में पढ़ेंगे, देन अबाउट बेसिक इलेक्टोरल बॉन्ड्स, फिर इलेक्टोरल बॉन्ड्स के फीचर्स के बारे में पढ़ेंगे। तो आपका टाइम ना वेस्ट करते हुए लेट्स स्टार्ट द वीडियो। सो बेसिक्स जान लेते हैं क्योंकि ये आपके सीधा सीधा क्वेश्चन में आ सकता है, डायरेक्ट फैक्चुअल भी है एंड फैक्चुअल एंड थोड़ा सब्जेक्टिव भी है, तो थोड़ा बहुत आपको टर्म्स पता होना चाहिए एंड बेसिक्स तो आप याद कर लेंगे। तो लॉन्च हुआ था 2017 में। सो कल क्या हुआ होगा, ये तो कल न्यूज़ में आ जाया बट ये कल हो गया था। यूनानिमस जजमेंट दिया सुप्रीम कोर्ट ने। यूनानिमस का मतलब होता है कि सारे जो 5 जज का बेंच था, सीवाई सीजी चंद्रचूड़ उसको हेड कर रहे थे। तो पांचों के पांच जजेस ने जजमेंट को बोला है कि जो इलेक्टोरल बॉन्ड स्कीम थी वो अनकॉन्स्टिट्यूशनल एंड मैनिफेस्टिवली आर्बिट्रेरी है। द इलेक्टोरल बॉन्ड स्कीम को उन्होंने डिक्लेयर कर दिया अनकॉन्स्टिट्यूशनल, मतलब सीधा वो कॉन्स्टिट्यूशन का जो बेसिस है उस पे खड़ा नहीं उतरता, तो इसलिए वो अनकॉन्स्टिट्यूशनल हो गया इलेक्टोरल बॉन्ड स्कीम। तो गवर्नमेंट ने बोला है, सॉरी सुप्रीम कोर्ट ने बोला है कि जो स्कीम और जो अमेंडमेंट्स हुए थे रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल एक्ट में, कंपनीज एक्ट में, इनकम टैक्स एक्ट में, इन तीनों एक्ट्स में अमेंडमेंट्स हुए थे जब ये स्कीम लॉन्च हुई थी आपकी 2017 में। तो उन्होंने बोला है राइट टू इंफॉर्मेशन, जो सिटीजन्स की राइट टू इंफॉर्मेशन है उसको आर्टिकल 19 ए के अंदर जो राइट टू इंफॉर्मेशन है उसको कॉन्ट्राडिक्ट करता है। तो दैट्स वाई कॉन्स्टिट्यूशन ने हमारे सुप्रीम कोर्ट ने इसको अनकॉन्स्टिट्यूशनल डिक्लेयर कर दिया है। तो एक बार फिर से रिवाइज कर लो, 2017 में लॉन्च हुई थी। अनकॉन्स्टिट्यूशन एंड मैनिफेस्टिवली आर्बिट्रेरी उसको बोल दिया गया है। एंड आर्टिकल 19 1 ए के अंदर इसको अनकॉन्स्टिट्यूशनल डिक्लेयर कर दिया सुप्रीम कोर्ट के यूनानिमस कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच ने। ठीक है, अब नेक्स्ट में जाते हैं। तो ये न्यूज़ के बेसिक्स जो एकदम इन शॉर्ट्स में है, जो हिंदू में आ जाया था उससे मैंने ये क्लिप लिया है। तो इशुएंस ऑफ इलेक्टोरल बॉन्ड्स बंद हो जाएगा। अब आपको पता है इलेक्शन नियर था, अब खुलना था बट अब नहीं होगा। तो एसबीआई टू सबमिट फुल डिटेल्स ऑफ द बॉन्ड्स परचेज्ड बाय द डोनर्स एंड सब्सिक्वेंट एनकैश्ड बाय द पॉलिटिकल पार्टी सिंस अप्रैल टू इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया बाय March 6। तो जितने भी पैसे आए थे जो, क्योंकि आपको पता होगा कि एसबीआई ही बैंक है जो इलेक्टोरल बॉन्ड स्कीम्स का खरीदने के लिए लॉन्च करता है। मतलब इलेक्टोरल बॉन्ड स्कीम अभी हम पढ़ेंगे उनकी स्पेसिफिक स्कीम के बारे में पूरी, कि कब कब कितने कितने दिनों के लिए खुलता है। बट एसबीआई के पास चार्ज था इलेक्टोरल बॉन्ड्स को निकालने का। इन कैश किसी भी बैंक से हो सकता है बट एसबीआई लॉन्च करता था। तो अब एसबीआई को सुप्रीम कोर्ट ने बोल दिया है कि आप ये March 6 तक इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया को सारी इन्फॉर्मेशन दोगे, और इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया टू पब्लिश द एंटायर इन्फॉर्मेशन गिवन बाय एसबीआई ऑन इट्स वेबसाइट बाय March 13। तो एज अ सिटीजन हमें खुल के देखना चाहिए कि किस किस पार्टी ने कितने पैसे कहाँ कहाँ, किस किस पॉलिटिकल फंडिंग कहाँ से हो रही थी, और कौन कौन से जो हमारे बिजनेसमैन है वो इन पे डिक्लेयर कर रहे थे, पैसे दे रहे थे। तो ये हमारी जानना बहुत ज़रूरी है क्योंकि आपको पता है कि कंपनीज के लिए इट्स एन इन्वेस्टमेंट कि वो पॉलिटिकल पार्टीज पे अपना फोर्स ला सकें और अपनी तरीके की पॉलिसीज पास करवा सकें। तो ये तो कुछ ज़्यादा दिमाग चाहिए नहीं इसको समझने के लिए। बट हम March 13 तक देखते हैं, उनकी वेबसाइट पे खोल के हम पढ़ेंगे कि किस किस कंपनी ने किस किस पार्टी को कितने कितने पैसे दिए हैं। तो सिटीजन्स के लिए राइट टू इन्फॉर्मेशन है ये। अब इस स्कीम के बारे में पढ़ते हैं। जो अब मेन चीज आ गई है हमारी, जिससे क्वेश्चन डायरेक्टली आते हैं एग्जाम्स में। ठीक है, तो इलेक्टोरल बॉन्ड वुड बी अ बियरर इंस्ट्रूमेंट। तो आपको इसका मतलब पता होना चाहिए, फाइनेंशियल टर्म्स है। तो बियरर इंस्ट्रूमेंट का मतलब आप ये मान लो कि एक फिजिकल फॉर्म में कोई भी पेपर इंस्ट्रूमेंट हो, जैसे आप एक मान लो कि एक शीट में जिसमें आपका नाम लिखा हुआ हो बट और पैसे लिखे हुए हो कितने कितने हैं, बट आपकी इसमें इंफॉर्मेशन नहीं होगी, आपका नाम नहीं होगा इसमें। तो ये बियरर इंस्ट्रूमेंट है इन द नेचर ऑफ प्रोमिसरी नोट। ये भी एक फाइनेंशियल टर्म है। प्रोमिसरी नोट का मतलब होता है कि एक पार्टी, मतलब एक मान लिए बायर, वो सेलर को प्रॉमिस कर रहा है कि मैं इतनी डेट पे, इतने फ्यूचर पे डेट पे
या फ्यूचर डेट पे नहीं, इतनी डेट पे आपको इतने पैसे दूंगा। तो इसका मतलब प्रोमिसरी नोट का मतलब ये होता है। इज एन इंटरेस्ट फ्री बैंकिंग इंस्ट्रूमेंट। बैंकिंग इंस्ट्रूमेंट क्योंकि वो बैंक के थ्रू काम कर रहा है, इंटरेस्ट फ्री क्योंकि इस पर कोई इंटरेस्ट नहीं होता। तो कोई भी सिटीजन ऑफ इंडिया और अ बॉडी इनकॉर्पोरेटेड विद इन इंडिया, मतलब कोई भी कंपनी इनकॉर्पोरेटेड इन इंडिया विल बी एलिजिबल टू परचेज द बॉन्ड्स। ठीक है, तो कौन सिटीजन ऑफ इंडिया, जैसे अगर आपसे क्वेश्चन पूछ ले सिटीजन ऑफ यूएसए खरीद सकता है इसको, तो नहीं खरीद सकता। सिटीजन ऑफ इंडिया होना चाहिए, या तो बॉडी इनकॉर्पोरेटेड इन इंडिया, मतलब कोई भी कंपनी जो इंडिया में काम कर रही हो। आप इतना मान ले, बस आप इतना याद रखना, जो टर्म्स है ना ये इंपॉर्टेंट है, ये आपके आरबीआई के एग्जाम में भी आ सकते हैं। तो इट्स बियरर इंस्ट्रूमेंट का मतलब मैंने आपको बता दिया कि एक फिजिकल फॉर्म का कोई भी पेपर हो या इंस्ट्रूमेंट हो जिसमें आपका नाम वगैरह नहीं लिखा होता है, बस परचेज अमाउंट या डेट वगैरह लिखी होती है। इन द नेचर ऑफ प्रोमिसरी नोट। प्रोमिसरी नोट का मतलब होता है कि आप एक पार्टी को दूसरी पार्टी प्रॉमिस करिए कि मैं इतनी डेट पे या फिर इतने पैसे आपको दूंगा। ठीक है, और इंटरेस्ट फ्री क्योंकि कोई इसमें इंटरेस्ट नहीं मिलेगा, और बैंकिंग इंस्ट्रूमेंट क्योंकि वो बैंक थ्रू एसबीआई के थ्रू होता है। तो इलेक्टोरल बॉन्ड जब हम पढ़ेंगे किस किस डिनोमिनेशन में आप खरीद सकते हो, तो 1,000 रुपये, 10,000 रुपये, 1 लाख रुपए, 10 लाख रुपए और 1 करोड़ रुपए मैक्सिमम। मतलब इसके मल्टीपल्स में जितना भी खरीद सकते हो, जैसे 2 करोड़ 3 करोड़ खरीद सकते हो, उनके मल्टीपल्स में खरीद सकते हो। बट 1,000, 10,000, जैसे आप बोलोगे कि मैं 500 एक देना चाहता हूँ या 1,000 1 रुपए देना चाहता हूँ, तो ऐसे ऐसे कोई डिनोमिनेशन नहीं होगी। वो 10,000, 10,000, 1 लाख, 10 लैक्स एंड 10,000, सॉरी 1 करोड़ रुपीज की डिनोमिनेशन में होगा। अब इसके मल्टीपल्स में कितने भी खरीद सकते हो। तो अभी अवेलेबल कब होते हैं परचेज करने के लिए, तो 10 दिन, जैसे सेंट्रल गवर्नमेंट क्या करती है, 10 दिन इन द मंथ ऑफ जनवरी, अप्रैल, जुलाई एंड अक्टूबर, as specified by central government. An additional period of 30 days shall be specified by central government in the year of general election to the house of the people. ठीक है, बट अब एक चीज इसमें और आ गई, जैसे ये आप टोटल करोगे तो 10, 10, 10, 40 प्लस 30 डेज और 70 डेज होगा ना। बट अब ये 85 डेज भी हो गया था, 15 डे एक्स्ट्रा 85 डेज हो गया था बाद में, 2019 में एक अमेंडमेंट आया था। क्योंकि अगर किसी भी स्टेट में अगर जनरल इलेक्शन है तो 15 दिन के लिए एक्स्ट्रा खोल सकते थे। तो टोटल 85 डेज है यहाँ पे। ऑल राइट, बट आप ये याद रखें, जनवरी, अप्रैल, जुलाई एंड अक्टूबर 10 10 डेज के लिए खुलेगा, 30 डेज इन द ईयर ऑफ जनरल इलेक्शन टू द हाउस ऑफ द पीपल। ऑल राइट, ये चीज आपको याद रखनी है। नेक्स्ट स्लाइड। अब ये वाली स्कीम लाई इसलिए गई थी कि आपके इलेक्टोरल जो फंडिंग होती है उसमें ट्रांसपेरेंसी आ पाए। तो परचेजर वुड बी अलाउड टू बाय इलेक्टोरल बॉन्ड्स ओनली ऑन ड्यू फुलफिलमेंट ऑफ द एग्जाम। ये केवाईसी क्या होता है, ये होते हैं नो योर कस्टमर नॉर्म्स, ये आरबीआई के थ्रू होता है। मतलब आरबीआई के नॉर्म्स हैं बैंकिंग के, कि अब बंदा पता होना चाहिए कि कौन आपको पे कर रहा है, तो उसके लिए नॉर्म्स होते हैं आपकी आइडेंटिटी पूरी करने के लिए। आपको पता होगा केवाईसी बैंकिंग वगैरह तो यूज करते ही होंगे। इलेक्टोरल बॉन्ड्स की लाइफ कितनी है, वो 15 दिन के लिए ही होती है। मतलब अगर जैसे आपने एक पार्टी ने खरीदा, किसी बंदे ने खरीदा, तो दूसरी पार्टी जो बैंक में जाके उसको एनकैश करेगी, वो सिर्फ बैंक के थ्रू ही एनकैश हो पाता है। जो पॉलिटिकल पार्टी का रिप्रेजेंटेटिव होगा, स्पेसिफाइड बैंक्स होते हैं, अकाउंट्स होते हैं, उसके थ्रू होता है। तो अगर 15 दिन तक एट, ठीक है, यहाँ पे लिखा है लाइफ ऑफ ओनली 15 डेज, 16 डे हो गया तो बॉन्ड वापस हो जाता है, मतलब वो इनकैश नहीं कर सकता। तो 15 दिन या 15 दिन के अंदर अंदर आपको इनकैश करना होता है। ठीक है, और वो किन कौन पॉलिटिकल पार्टी को जा सकते हैं, जिन्होंने एटलीस्ट 1% वोट शेयर पाया हो इन द लास्ट जनरल इलेक्शन टू द हाउस ऑफ द पीपल और द लेजिस्लेटिव असेंबली। मतलब लोकसभा में या जो लेजिस्लेटिव असेंबली होती है उसमें 1% वोट मिला हुआ हो। ठीक है, एंड द बॉन्ड शैल बी इनकैश्ड बाय एलिजिबल पॉलिटिकल पार्टी ओनली थ्रू अ डेजिग्नेटेड बैंक अकाउंट विद ऑथराइज्ड बैंक। ठीक है, तो यही है कि आप बैंकिंग के थ्रू ही कर सकते हो। तो ये हुआ, आपको ये रिवाइज करते रहना है, 2 बार ही वीडियो देखना, अपने आप हो जाएगा। ठीक है, तो हमारी वीडियो खत्म हो गई है। 10 मिनट के अंदर अंदर आपका यूपीएससी मींस, सॉरी यूपीएससी प्रीलिम्स और जितने भी गवर्नमेंट एग्जाम है, आरबीआई ग्रेड बी, जो एक एक चीज अंदर से पूछता है उसका ये क्लियर हो गया है। मैंने ये सीरीज इसलिए बनाई है क्योंकि मैं हर स्कीम, हर न्यूज जो भी इंपॉर्टेंट है हमारी, वो लाता रहूंगा, और इसी में से क्वेश्चन आएगा। आप देख लेना, अभी जब पेपर भी होगा ना, मैं अपनी वीडियो से ही निकालूंगा और मैच करके दिखाऊंगा कि मेरी वीडियो से कहाँ कहाँ पे आया है। इतने व्यूज नहीं आ रहे, बट जितने भी व्यूज आ रहे हैं, प्लीज लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर। ये क्वालिटी अच्छी है, बट हाँ मैं किसी
एजुकेशन वाली कंपनी से नहीं जुड़ा हुआ, तो इसलिए व्यूज़ वगैरह कम है। बट आप प्लीज़ देखिए और अपने दोस्तों में शेयर करना। तो थैंक यू ऑल द बेस्ट एंड कीप प्रिपेयरिंग। थैंक यू ऑल।